आ गए हम लोग ब्रेक के बाद। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग का डेफिनेशन डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे, आगे और छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, है ना। और ये आपको आज ही कवर कर लेना है। बाय द वे, आप लोगों में से तो बहुत जन बोल रहे होंगे कि सर ये सब तो आता है मेरे को, है ना, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, देखिए एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्या कि जब आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम के तरफ जाते हैं, जब आप अपना प्रोफेशनल आउटपुट देंगे, तो इन दैट केस आपको थियोरेटिकली बहुत स्ट्रांग होना है ना। आपको ऐसे डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट है जो कि मैक्सिमम चीज़ों को या सारे के सारी चीज़ों को कवर कर ले, इज़न्ट इट। तो कोई भी ऐसा एक डेफिनेशन हम लोग के पास होना चाहिए हर एक चीज़ों का, कि हम उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में लगभग सभी के सभी चीज़ों को कवर पाएँ। गेटिंग इट। तो हम अभी देखेंगे, एक दो डेफिनेशंस देखेंगे। और एक और चीज़, छोटा सा चीज़, ये जो डेफिनेशन है ये आपको आपके लेवल का डेफिनेशन है, मतलब फाउंडेशन के लेवल का डेफिनेशन है। फिर इंटरमीडिएट में हो सकता है इसमें और थोड़ा रिफाइनमेंट आए, अग्री, और फाइनल में जाके और रिफाइनमेंट आए। हम लोग अलग अलग लेयर्स में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग सीखते हैं और उस लेयर के हिसाब से, उस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से हम लोग चीज़ों का डिफाइन करते हैं। गेटिंग इट। तो अभी हम लोगों का जो डेफिनेशन है फाउंडेशन के लेवल का है। आप उसको टेक्निकल तो पाएंगे बट थोड़ा इजी पाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट में थोड़ा और एक्सटेंसिव हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसका डेफिनेशन, और जब फाइनल में जाएंगे और बड़ा होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में उन सब का एप्लीकेशन करना रहेगा, समझ रहे हैं। इसलिए डेफिनेशन को हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है। और फिर से एक चीज़, अकाउंटिंग डेफिनेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जनरल जो हम लोगों का ग्रामेटिकल मीनिंग है वही है, नहीं, ये अकाउंटिंग डेफिनेशन है। जब आप अकाउंटिंग का एक्टिविटी करेंगे तो फिर ये सब डेफिनेशन का मतलब रहेगा। अदरवाइज हो सकता है जनरल टर्म्स में उन सब का मतलब आप डिफरेंट पाएँ। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ का, बट कुछ कुछ चीज़ का डिफरेंट पाएँ। लेकिन जहाँ तक बात है अकाउंटिंग में, उसका डेफिनेशन यही है और इसको यूज़ करके हम लोग को आगे बढ़ना है। गॉट इट। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बहुत सिंपल है ना। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, मालिक जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओनर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो पैसा लगाता है तो वो कैपिटल कहलाएगा। क्लियर है। अब ओनर जो है वो पैसा कैश में भी लगा सकता है और इन काइंड भी लगा सकता है, तो दोनों का दोनों कैपिटल ही कहलाएगा। दैट मीन्स अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है दैट इज कैपिटल। से मालिक 5 लाख रुपीज़, ओनर 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में डालता है, दैट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं चलता है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, फंड तो चाहिए ही चाहिए कोई भी बिजनेस को चलाने में। तो इन दैट केस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। तो 5 लाख रुपीज़ अगर ओनर ने कंट्रीब्यूट किया तो दैट इज कैपिटल। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि से द ओनर हैज़ कंट्रीब्यूटेड और ओनर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड से बिल्डिंग, ओनर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द बिल्डिंग, इन दैट केस क्या होगा, दैट इज ऑल्सो कैपिटल, है ना। से बिल्डिंग का दाम है 50 लाख रुपीज़, तो हम ये बोलेंगे 50 लाख रुपीज़ हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इज़न्ट इट। तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल जो होगा वो इन कैश ही होगा, कैपिटल इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। तो कैश और इन काइंड दोनों में हम लोग का कैपिटल हो सकता है। गॉट इट। तो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। गॉट इट। चलिए देखिए, ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। फिर से बोलते हैं, हो सकता है कोई दूसरे सब्जेक्ट में डेफिनेशन दूसरा हो। क्लियर है। आइए, ड्राइंग। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा उसको कैपिटल बोलेंगे, ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर है। चाहे वो कैश में पैसा निकाले, चाहे वो इन काइंड पैसा निकाले, बोथ शैल बी कॉल्ड एज ड्राइंग। ठीक है। हो सकता है ओनर ने पैसा लगाया 5 लाख, उसमें से 10,000 रुपीज़ वो निकालता है ना। उसके बाद में फिर वो स्टॉक कुछ निकाल लेता है, कुछ वो कोई फर्नीचर लेकर के चला जाता है घर पर। तो इन दैट केस ये सब क्या है, ये सब ड्राइंग्स है। तो अमाउंट जब डालेगा कैपिटल, निकालेगा ड्राइंग।
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जब अमाउंट डाल रहा है तो कैपिटल बोल रहे हैं, निकाल रहा है तो भी कैपिटल बोलो। नहीं, एक्चुअली इसका पर्पस है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना तो फिर बताएंगे कि वाई दीज टू अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन, है ना भाई। हम लोग वी कुड हैव मेंटेन सिंगल अकाउंट, इजंट इट, कि भाई पैसा डाला है तो कैपिटल, निकाला है तो उसी से निकालेगा ना। इट्स जस्ट लाइक अगर आपके पास में कोई बकेट है, बकेट में पानी डाले तो बकेट में पानी डाले, निकाल रहे हैं तो बकेट से निकाले, तो बकेट तो एक आइटम हुआ ना। तो इन दैट केस कैपिटल में जब फंड डाल रहे हैं तो कैपिटल, निकाल रहे हैं तो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल। बट क्या बोल रहे हैं, नहीं, पैसा डालेंगे तो ड्राइंग, निकालेंगे तो कैपिटल। क्यों, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, पैसा जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल और जब निकालेंगे तो ड्राइंग। तो ऐसा क्यों दो अकाउंट्स अलग अलग होगा, इसका लॉजिक हम पढ़ेंगे। हर एक चीज़ का लॉजिक है अकाउंट्स में, इसीलिए इसका भी लॉजिक हम पढ़ेंगे कहाँ पे, फाइनल अकाउंट्स में। अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस अभी इतना समझ करके चलते हैं, पैसा डालेगा कैपिटल, निकालेगा ड्राइंग, ओनर ओनर ओनर। इज दिस क्लियर? और ये कैश में भी हो सकता है, ये इन काइंड भी हो सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेजेस, है ना, परचेजेस क्या होता है? परचेजेस तो भाई कोई भी चीज़ खरीद लिए हम, अगर हम खरीद लिए, व्हाट इज दैट, दैट इज परचेजेस। हम कुछ भी खरीदे, दैट इज परचेजेस। हम मशीन खरीदे, परचेजेस। हम गुड्स खरीदे, परचेजेस। हम फर्नीचर खरीदे, परचेजेस। इजंट इट? नहीं, गलत। मैं बोला ना कि अकाउंट्स में डेफिनेशन डिफरेंट और प्रैक्टिकल लाइफ में या ग्रामेटिकल मीनिंग डिफरेंट, है ना। अकाउंट्स में परचेजेस सिर्फ उसी सब के लिए यूज़ करेंगे। ये जो परचेज का टर्म है वेल डिफाइंड है, क्या, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए कि जो बेचने के लिए खरीद रहे हो। करेक्ट है? हाँ, अगर हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी है, हमारा बिजनेस है, खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो, इन दैट केस परचेजेस क्या होगा, वो सब आइटम जो हम खरीदे हैं किसके लिए, बेचने के लिए, वो कहलाएगा परचेजेस। अगर कोई आइटम ऐसा है जो खरीदे हम यूज़ करने के लिए, परचेजेस नहीं होगा। जैसे हमने फ़ैन खरीदा, फ़ैन खरीदा क्या चीज़ के लिए, फ़ैन खरीदा यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वो परचेजेस हम लोगों का नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वो हम लोगों का परचेजेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम यूज़ करने के लिए खरीदे, तब फिर वो मेरे लिए एसेट कहलाएगा। वो सब का सब चीज़ जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो क्या होता है, परचेजेस होता है। और वो सब का सब कुछ जो हम यूज़ करने के लिए करते हैं वो एसेट होता है। इज दिस क्लियर? तो परचेजेस एक एकदम लाइक सेपरेट टर्म है जो किसके लिए यूज़ हो रहा है। अगर हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो सिर्फ उन्हीं सब आइटम्स के लिए यूज़ होगा जो हम बेचने के लिए खरीदें। इज दिस क्लियर? सेकेंड थिंग, अगर हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, हम चीज़ों को बना करके बेचते हैं, तो अगर हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेजेस किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, तो फिर परचेजेस यूज़ होगा उन सब चीज़ों के लिए कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर समझ लीजिए कि हमारा काम है फर्नीचर बना करके बेचना, तो वुड मेरे लिए परचेजेस होगा, क्योंकि वुड से हम क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे और बेचेंगे, तो वुड मेरे लिए परचेजेस होगा। इज दिस क्लियर? एक सेकेंड, ठीक है। तो वुड मेरे लिए परचेजेस होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, परचेजेस में वो सब चीज़ आएगा जिसको हम खरीदे हैं बेचने के लिए, या खरीदे हैं टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई उसको ट्रांसफॉर्म करके हम फिनिश गुड्स बना करके बेचेंगे। गेटिंग इट? तो जैसे अगर हम एक बात करते हैं, जैसे मेरा काम है दूध बनाना, मतलब दूध खरीदना, दूध बेचना। दूध कहाँ से बनाएंगे हम, हैं बेवकूफ़। खैर, मेरा काम क्या है, दूध खरीदना और दूध बेचना, तो दूध मेरे लिए परचेजेस हो गया, इजंट इट? तो जिस चीज़ को हम बेचने के लिए खरीदे, लेकिन मेरा काम क्या है, दूध खरीदो, उससे मिठाई बनाओ और बेचो, तो आई एम यूजिंग मिल्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्वीट्स, है ना। तो फिर वो भी मेरे लिए परचेजेस होगा, क्योंकि स्वीट्स क्या हम खुद खाएंगे, नहीं बेचेंगे। अग्री? तो इन दैट केस परचेजेस क्या होगा, वो सारा का सारा चीज़ जो हम या तो खरीद रहे हैं बेचने के लिए, या खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने के लिए।
इज दिस क्लियर? वही दोनों हम लोगों का परचेजेस होगा। आप बोलेंगे ये शीट हम लोगों को चाहिए सर, ठीक है भाई, मिल जाएगा। आप जाइएगा यूट्यूब में, अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शीट का लिंक होगा, आप आराम से इस शीट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो अपने डिवाइस में ही देख करके पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आप आएंगे फेस टू फेस क्लासेस में तो आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा ये शीट, ठीक है। और अगर नहीं भी आते हैं, आप वर्चुअली ही देखते हैं, तो डेफिनेटली ये सारा शीट्स आपके पास में है। बाकी और भी शीट्स रहेंगे वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्स, सेल्स क्या है? सेल्स मतलब बेचना, कुछ भी चीज़ बेचो नहीं, जिस पर्टिकुलर चीज़ में हम डील कर रहे हैं उस चीज़ को बेचना ही सेल्स है ना। जिस पर्टिकुलर चीज़ में हम डील कर रहे हैं उस चीज़ को बेचना ही सेल्स। अगर हम मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि जैसे अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग दूध खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो जब दूध बेचेंगे तो इन दैट केस दूध का बेचना इज सेल्स, समझ रहे हैं, दूध का बेचना इज सेल्स, है ना। लेकिन अगर समझ लीजिए हम दूध खरीदे, मिठाई बनाए, मिठाई बेचे, तो क्या मिठाई बेचना मेरा काम है? यस, दैट इज द बेसिक थिंग, तो इन दैट केस दैट इज ऑल्सो सेल। तो सेल्स एक टर्म है, स्पेसिफिक टर्म, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने गुड्स को खरीदा बेचा, तो जो बेचा सेल्स। अगर हमने गुड्स को खरीदा मैन्युफैक्चर किया, फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बेचा, सेल्स। समझ रहे हैं? तो सेल्स एक ऐसा टर्म है कि जो मेरा डील हम जिसमें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड जितना भी मेरा सेल्स होगा वही सिर्फ सेल्स कहलाएगा। जैसे अगर समझ लीजिए अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, फ़ैन खरीदे, फ़ैन अपने हवा के लिए, अपने पर्पसेस के लिए खरीदें, यूज़ करने के लिए खरीदें, तो फ़ैन खरीदना इज़ नॉट अ परचेज। हम बोलेंगे वी हैव परचेज्ड एन एसेट, है ना। उसके बाद में फिर फ़ैन को बेच देते, पुराना हो गया फ़ैन बेच दिए, तो क्या फ़ैन का बेचना ही सेल्स? नहीं। तो फ़ैन का खरीदना भी परचेजेस नहीं है, फ़ैन का बेचना भी सेल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? ये मेरा काम नहीं है, रादर क्या है? ये मेरे लिए एक एसेट था जिसको हमने खरीदा और बेचा। अगर वो मेरा काम होता तो खरीदते समय परचेजेस, बेचते समय सेल्स। समझ में आ रहा है? चलिए अगर हम बात करें, हम लोग कुछ एक चीज़ को यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, देखें, आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं से हमने, दिख रहा है स्क्रीन पर? आई, तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए हमारा जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है, से हम काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम फर्नीचर हम क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं। साथ ही साथ फर्नीचर हम बना के भी बेचते हैं, है ना। हम लोग मैन्युफैक्चरर भी हैं और साथ ही साथ हम लोग डीलर भी हैं। क्लियर है? अगर ऑर्डर आया, कस्टमाइज्ड फर्नीचर बना के दे देते हैं, जैसा आपको चाहिए बना देंगे, और नहीं तो खरीद करके भी बेचते हैं। ऐसा दोनों काम है मेरा, है ना। तो इन दैट केस अगर फर्नीचर बना करके बेचना है तो हमने वुड खरीदा, वुड परचेज किया, हमने वुड खरीदा, हमने से खरीदा, हमने फर्नीचर ही खरीदा, है ना। फिर हमने क्या खरीदा, से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फिर हमने खरीदा मान लीजिए एक मशीन, है ना। मशीन मान लीजिए वो कटर है या फिर मशीन एक ड्रिल है ना, ड्रिल मशीन है, ऐसा मशीन्स खरीदा हमने, ठीक है। तो ये भी परचेज़ किया। फिर हमने स्टेशनरी परचेज़ किया, है ना। ये 4 चीज़ हमने परचेज़ किया। मेरा काम क्या है? मेरा काम है फर्नीचर खरीदो बेचो या फिर फर्नीचर बना करके बेचो। ना चलिए जल्दी से इन चारों के चारों चीज़ में कौन कौन सा परचेजेस होगा बताएंगे आप? चलो वेरी गुड, आप तो बता भी दिए, नाइस। वुड क्या है? वुड आपके लिए परचेजेस है।
अकाउंट्स में आप जब वुड को खरीदेंगे बोलेंगे हाँ हमने परचेज किया है। क्यों? क्योंकि वुड को खरीद करके आप मैन्युफैक्चर करेंगे फर्नीचर और उसके बाद बेचेंगे, परचेजेस है ना। फर्नीचर ही खरीद करके आप बेच रहे हैं, ये तो आपका काम है, तो इन दैट केस फर्नीचर का परचेज इज ऑल्सो अ परचेज फॉर यू। गॉट इट? चलिए, वेरी नाइस। एंड थर्ड है मशीन। मशीन क्यों खरीदे? बेचने के लिए? नहीं। क्या उसको बना करके बेचेंगे? नहीं, मशीन बेचेंगे ही नहीं। वी विल बी यूजिंग द मशीन फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारे लिए एसेट कहलाएगा। दिस इज एन एसेट। और ऐसे भी हम लोग एसेट को अभी देखेंगे, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट। चलिए हम क्रॉस कर देते हैं इसको। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? दिस विल बी फिक्स्ड एसेट। आप बोलेंगे सर फिक्स एसेट का नाम तो आजकल बदल गया है। डेफिनेटली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। बाय द वे ये एसेट कहलाएगा हमारे लिए क्या? फिक्स्ड एसेट। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देन स्टेशनरी, पेपर खरीदे, पेन खरीदे, है ना, एडिसिव खरीदे, इरेजर खरीदे, क्या चीज़ के काम के लिए? यूज़ करके कंज्यूम करने के लिए, है ना। तो ये सब तो क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है, ये एसेट नहीं है। ये क्या है? एक्सपेंस। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्च है ना। तो हमारे लिए क्या है? परचेजेस। क्या हुआ? सिर्फ पहला 2 आइटम्स परचेजेस हुआ, थर्ड आइटम तो मेरा एसेट हो गया, फोर्थ आइटम मेरा स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया। आप बोलेंगे सर क्या होता है फिक्स एसेट? ये तो बताए नहीं आप। क्या होता है एक्सपेंस? ये भी नहीं बताए। अरे बाबा एक एक करके चलेंगे, सबका सब बताएंगे। प्रॉमिस, है ना। जो चीज़ अभी हम लोगों को डिस्कस करना है शीट में वो सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आगे का लगभग 3 महीना हम लोग डिस्कस ही तो करते रहेंगे। हो सकता है 3 महीना से ज़्यादा ही लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परचेजेस समझ में आया? व्हाट आई फील सो, ठीक है, कि वो चीज़ जो खरीदे हैं बेचने के लिए, या फिर वो चीज़ जो खरीदे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने के लिए, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? परचेजेस। आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सेल्स भी क्या होगा बाय द वे? वही चीज़ जिसमें हम डील कर रहे हैं, वो चीज़ जिसको हम बेचने का काम करते हैं, वही चीज़ क्या होगा? सेल्स होगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर भी अगर मशीन ख़राब हो गया, उसको बेच दिए, तो क्या वो मशीन का सेल्स आपका सेल्स कहलाएगा? नहीं, मशीन का सेल्स नहीं कहलाएगा। वो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट है ना। हमने फिक्स एसेट को डिस्पोज किया है ना। पहले समझ ले फिक्स एसेट्स क्या है, बट ये सेल नहीं कहलाएगा। उसके बाद फिर उसका डिस्पोजल, ये सब देखेंगे। तो परचेजेस समझ में आ गया? आई थिंक सो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परचेजेस एंड सेल्स देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जितना हो सकेगा हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे करके कवर करेंगे। देन है रेवेन्यू। क्या है आपका? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू या इनकम, ये सिनोनिमसली यूज होता है अकाउंट्स में, रेवेन्यू या इनकम। ये क्या है? एक्चुअली क्या है? रेवेन्यू एक ग्रॉस वर्ड है, नेट वर्ड नहीं है, ठीक है। ग्रॉस वर्ड का मतलब, जैसे समझ लीजिए हमने सेल्स किया, पहले इसको समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन में जाएंगे। जैसे हमने गुड्स बेचा, सेल्स किया, तो जो गुड्स बेचा हमने, सेल्स किया, वो सेल्स क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू है। टोटल अमाउंट हमने मान लीजिए 50,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा, वो मेरे लिए परचेज हो गया। सेल कर दिया मान लीजिए उसको 60,000 रुपीज़ में, तो 60,000 रुपीज़ जो है वो पूरा का पूरा सेल्स मेरा रेवेन्यू है। इज दिस क्लियर? रेवेन्यू 2-3 तरीके से हम उसको डालेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग जो हमारा इनफ्लोज होता है, इनकम होता है, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। इसके अलावा अगर हमने अपना कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, इसके अलावा अगर हमने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से भी अगर हमको कोई इनकम मिलता है तो वो भी रेवेन्यू होता है। जैसे सोच के बताइए तो, एक तो हमने क्या बताया कि भाई जो मेरा काम है ना, मेरा काम था मिठाई बनाना बेचना, मिठाई बनाना बेचना, तो मिठाई बना करके बेचना, तो मिठाई जब जब बेचेंगे दैट इज़ माई सेल्स एंड वो मेरा रेवेन्यू होगा।
अग्री। उसी तरीके से फर्नीचर बनाना बेचना, तो फर्नीचर बना के जो बेचेंगे तो जो सेल्स होगा वो मेरा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। इज दिस क्लियर? तो रेवेन्यू पहला क्या हो गया, जो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है ना, मतलब जो मेरा डे टू डे एक्टिविटी का काम है उससे जो मेरे को इनकम होगा दैट इज रेवेन्यू फर्स्ट। सेकेंड रेवेन्यू क्या हो गया, हमने कहीं पर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसको इन्वेस्ट करने से अगर मेरे को कुछ इनकम मिला, जैसे इंटरेस्ट मिल गया, जैसे डिविडेंड मिल गया, ये भी क्या है, ये भी मेरा रेवेन्यू है। इज दिस क्लियर? गेटिंग इट? एक मिनट, ठीक है। तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं रेवेन्यू का डेफिनेशन। नाउ दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। रेवेन्यू इज द, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ध्यान दीजिएगा, आया कमाई तो आता है ना। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग किसके चलते हो रहा है, चलते किसके रीजन से, किसके चलते अराइज हो रहा है, किसके चलते आ रहा है, इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। तो मेरे डे टू डे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से जो भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा या फिर किसी तरह का एसेट्स अराइज होगा दैट कुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, पागल है क्या? वेल तो उससे फी मिलेगा ना, तो जो फी मिलेगा वो फी क्या है, रेवेन्यू है। इज दिस क्लियर? तो जो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, मान लीजिए आप अभी फ़ी नहीं देते, बोलते हैं सर मैं 15 दिन बाद दूंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो रिसीवेबल्स बन जाएगा। तो वो रिसीवेबल्स भी क्या है, रेवेन्यू है। रिसीवेबल्स मतलब वो जो मेरे को मिलेगा, कैश मिल गया है ना, रिसीवेबल्स मिलेगा। तो इन दैट केस जैसे आप अपने घर के पीछे वाले भैया के यहाँ जाते हैं, जाकर के बोलते हैं भैया मेरे को चॉकलेट दीजिए, ठीक है, तो वो दे देते हैं आपको चॉकलेट। उसके बाद बोले भैया पैसा लिख लीजिए, आप मम्मी से ले लीजिएगा, पापा से ले लीजिएगा, है ना। तो इन दैट केस घर में मार भी खाते, पता है, ठीक है, बात अलग है, बट बोलते हैं घर जा कर के पीछे। तो उस केस में अगर दुकान में गए और जा कर के आपने अगर सामान खरीदा, है ना, और पैसे अगर दे दिए तो दुकानदार का कैश मिल गया, रेवेन्यू है। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो रिसीवेबल्स तो है, एसेट तो है कि भाई हाँ मेरे को उस पर्टिकुलर घर से पैसा मिलेगा, तो दैट इज रिसीवेबल्स। तो वैसा चीज़ जिससे कैश अराइज हो, रिसीवेबल्स अराइज हो, है ना, ये सब का सब क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन किस चीज़ों के चलते, ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, अभी तक यही बोला है, समझ में आया। ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स तो चॉकलेट खरीद करके लाए, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। इन सब से जो भी आपका कैश या रिसीवेबल्स जनरेट होगा वो सब का सब क्या कहलाएगा, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू। गेटिंग इट? एंड इसके बाद क्या भाई, ये तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हुआ। एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। क्या बोल दिया? ये बोलता है भाई कि अगर समझ लीजिए आपका पैसा कोई और यूज करता है, मतलब आपने किसी को लोन दे दिया, तो वो इंटरेस्ट देगा आपको, डेफिनेटली देगा, क्यों नहीं देगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट देगा, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तगड़ा बात बोला, थोड़ा सा घुमा के बोला, क्या, बाय इट इज अराइजिंग फ्रॉम द यूज बाय अदर्स, ठीक है, इसको यहाँ बोलते हैं, ठीक है, यूज बाय अदर्स मतलब मेरा पैसा कोई और यूज कर रहा है ना। तो मतलब इंटरप्राइज का पैसा कोई और यूज कर रहा है, बिजनेस का पैसा कोई और यूज कर रहा है ना। तो फ्रॉम द यूज बाय अदर्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज, इंटरप्राइज का जो रिसोर्स है वो कौन यूज कर रहा है, कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है, लेकिन उसके बदले क्या दे रहा है, उसके बदले इंटरेस्ट दे रहा है ना। उसके बदले क्या दे रहा है, उसके बदले रॉयल्टी दे रहा है, उसके बदले डिविडेंड दे रहा है। तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड ये सब अराइज हो रहा है, क्या होगा, ये भी आपका रेवेन्यू है। मतलब ये इंटरेस्ट भी रेवेन्यू है, रॉयल्टी भी रेवेन्यू है, आपका डिविडेंड भी रेवेन्यू है। डिविडेंड कब आता है, आपने पैसा कंपनी को दे दिया शेयर्स के नाम पर,
है ना। एक चैप्टर है हम लोगों का, पढ़ेंगे अच्छे से 0 to हम लोग एकदम 1 जाएंगे शेयर्स में। तो उस केस में हम लोगों का शेयर्स में हमने पैसा लगाया है, तो उससे जो कमाई मिलता है उस कमाई को डिविडेंड बोलते हैं, है ना। तो हमने पैसा कंपनी को दिया, कंपनी ने उसके बदले मेरे को क्या दिया, डिविडेंड दिया। दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट भी रेवेन्यू है, डिविडेंड भी रेवेन्यू है ना। और रॉयल्टी क्या होता है भाई, रॉयल्टी कुछ पता है? हाँ, रॉयल्टी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन मिलता है उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये क्या बता गए हम, ओह टेंशन हो गया। नहीं, चलिए कोई किताब लिखे, है ना। अगर कोई किताब लिखे, मान लीजिए उस बुक को लिखे और लिख करके हम किसी पब्लिशिंग हाउस को उस बुक को पब्लिश करने के लिए दें। अगर हम एक बुक के ऑथर हैं, हमने एक बुक लिखा, बुक लिख करके किसी पब्लिशिंग हाउस को दिया, तो बुक इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिंदी हो गया बौद्धिक संपदा, है ना। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर हमने उसको दिया किसी पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए, तो पब्लिशर उसके बदले में मेरे को क्या देगा, एक कंसिडरेशन देगा। वो कंसिडरेशन कहलाएगा रॉयल्टी। ये आप सुने होंगे पेटेंट, है ना। तो पेटेंट किसी को यूज़ करने हम देते हैं, तो उसके बदले में वो मेरे को क्या देता है, जो कंसिडरेशन, उसको बोलेंगे रॉयल्टी, इजंट इट। तो पेटेंट है, कॉपीराइट है, नो हाउ है, ये सब के बदले में जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी, है ना। तो हम लोग इंटैंजिबल एसेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, नीचे चलते हैं। ओके, तो ये सब के बदले में जो मेरे को पैसा मिल रहा है, किसके बदले, मेरा या तो एसेट्स दिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिए, पैसा दिए, इसके बदले में भी जो मेरे को पैसा मिल रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज व्हाट, रेवेन्यू। ठीक है। तो रेवेन्यू एक बड़ा वर्ड है, एक ग्रॉस वर्ड है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि या तो सेल्स से कुछ कमाई हुआ, या सर्विसेज प्रोवाइड करने से कुछ कमाई हुआ, या आपने अपने एसेट को किसी और को यूज़ करने के लिए दिया, उससे जो आपको कंसिडरेशन मिला, ये सब का सब आपके लिए रेवेन्यू है ना। और रेवेन्यू को दूसरे बात में हम बोल सकते हैं इनकम, है ना। ये आपके लिए क्या हो गया, इनकम। रेवेन्यू थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, इनकम आम भाषा में बोलचाल का वर्ड है। गॉट इट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, है ना। एक्सपेंसेस क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक्सपेंस बहुत सिंपल है। जैसे देखिए, एक्सपेंस हमेशा एक पर्पसफुल होता है ना। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने का कोशिश कीजिए। पर्पसफुल होता है मतलब कुछ सोच करके, अगर आप अपने मन से कुछ पैसा किसी को देते हैं, तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। मतलब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम अगर इसको ऐसे बोलें कि भाई अमाउंट इनकर्ड, है ना, फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, है ना। अमाउंट इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड एन एक्सपेंस, है ना, प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिराइव्ड, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, क्या कोई ज़बरदस्ती है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दो? वाई हैव वी पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? बिकॉज वी हैव कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी। हमने बिजली कंज्यूम किया, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट किया। तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस, राइट। तो हमने बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ पेमेंट किया, तो दैट इज वाई दैट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज एन एक्सपेंस, है ना। हमारा एक स्टाफ है जिसको हम सैलरी देते हैं, क्लियर। तो सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो क्यों हम सैलरी दे रहे हैं, क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इंटेंशनल है सब, है ना, अपने तरफ से है, गेटिंग इट। इसीलिए ये सब का सब क्या है, एक्सपेंस है। ऑल इंटेंशनल इनकरेंसेज आर टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, है ना। बट एक्सपेंस हैज सम intention actually, like the organization has some intention actually to incur those expenses, isn't it? जैसे हमने सैलरी किसी को पे किया, तो why have I paid salary to anyone? The reason is
द रीज़न इज़ वेरी सिंपल दैट पर्सन हैज़ सर्व्ड मी, है ना, कोई अपना एम्प्लॉय है वो मेरे को सर्व किया, तो सर्व करेगा तो क्या होगा, वो मेरे को सर्व किया तो सर्व करेगा तो बिजनेस में मेरे को फ़ायदा हुआ, तो वो मेरा हेल्प कर रहा है, तो उस केस में हम तो अपनी इच्छा से उसको दे रहे हैं ना, हम ही ना अपॉइंट किए थे उसको, इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया, अपनी इच्छा से कंज्यूम की ना, तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंटेंशनल है, मतलब क्या, हम इच्छा से किसी भी अमाउंट को जब इनकर करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं या फिर इनकर ही कर देते हैं, तो इन दैट केस वो एक्सपेंस होता है। इज दिस क्लियर? आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। हम सेकेंड पैराग्राफ में पहले आएंगे, यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं। वी कैन से दैट एक्सपेंस इज एन अमाउंट इनकर्ड विथ एन इंटेंशन टू अर्न इनकम और टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल है ना, कोई बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए या फिर हम कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए अगर कुछ हम अमाउंट इनकर करते हैं तो दैट इज़ एन एक्सपेंस। सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, फिर हम लोग का रेंट हो गया, है ना, ये सब का सब आपके लिए एक्सपेंसेस है। गॉट इट? आइए उसके ऊपर क्या लिखा है, थोड़ा टेक्निकल है, पढ़ते हैं। अ कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशंस मतलब काम काज, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना कैरी ऑन बिजनेस, वही है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब क्या कि भाई जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उसको अर्न करने के लिए अगर हमने कुछ कॉस्ट इनकर किया है तो फिर क्या है, वो एक्सपेंस है। इज दिस क्लियर? पीरियड और द बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। ये क्या बोलता है उसको समझिए। देखिए, उस पहले वाले पैराग्राफ को समझने के लिए ना अपने को एसेट का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? एसेट का डेफिनेशन समझना पड़ेगा तो वो पहले वाला पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। क्या दिक्कत है, एसेट का डेफिनेशन भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा, उसके जस्ट बाद वाला चीज़ है एसेट। ठीक है, ऐसे ही हम एकदम प्लेन एंड सिंपल भाषा में बोलते हैं एसेट क्या है। एसेट वो आइटम है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, एसेट वो है चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। सिंपल भाषा में, जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, चाहे वो कैश में मिले चाहे इन काइंड मिले। करेक्ट? फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज एन एसेट? Asset is an item, the benefit of which can be derived in future. समझ रहे हैं? वैसा सब का सब चीज जिससे फायदा मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला हो, in that case that is an asset. फ्यूचर चाहे अगला दिन ही क्यों ना हो, है ना, अभी है दोपहर का टाइम, अगर शाम भी होगा तो फ्यूचर है ना, मतलब आगे आने वाले पीरियड में मेरे को क्या उससे फायदा मिलने वाला हो, तो दैट इज एन एसेट। एसेट बस सिंपल यही है एसेट, और कितना भी घुमा फिरा करके बोलो अपने जगह है, बट एसेट क्या है? एसेट वो आइटम है जो मेरे अधिकार में है। एसेट इज एन आइटम हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, है ना, द बेनिफिट ऑफ विच कैन बी डिराइव्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब अगले साल नहीं, फ्यूचर का मतलब आने वाला समय। क्लियर है? तो वैसा सब का सब चीज़, वैसा सब का सब संपत्ति जिससे फ़ायदा हमको हो आने वाले समय में, वो सब का सब क्या है? मेरे लिए एसेट है। अभी ध्यान से, जिसका फ़ायदा हमको मिल चुका हो वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। जिसका फ़ायदा मिलने वाला हो एसेट है भाई। हाँ, जिसका फ़ायदा मिल गया एक्सपेंस, जिसका फ़ायदा मिलने वाला है एसेट। समझ में आया? यस, यही फ़र्क है, इतना थिन लाइन है एसेट में। वो आइटम जिसका फ़ायदा मिल गया वो एक्सपेंस, जिसका फ़ायदा मिलने वाला है एसेट। मतलब आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हमने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, मंथ है मान लीजिए मई 2020, हमने मई 2020 में एम्प्लॉय को सैलरी दिया। व्हाट इज दिस? इफ एम्प्लॉय हैज सर्व्ड मी, इन दैट केस दैट इज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर हमने इन द मंथ ऑफ मई जून के लिए सैलरी एडवांस में दे दिया, समझ में आया? अगर हमने
मई मंथ में जून के लिए सैलरी एडवांस में दे दिया, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एसेट, दिस इज कॉल्ड एडवांस सैलरी। क्यों क्यों होगा एसेट? क्योंकि देखिए उसका फायदा मेरे को जून में मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आज 31 में, मान लीजिए ना बाबा आज 31 मई है, ठीक है, द एम्प्लॉय हैज सर्व्ड मी फॉर द इंटायर मंथ। इन दैट केस मेरा मई मंथ का सैलरी जब एम्प्लॉय को जाएगा तो वो एक्सपेंस के नाम पर जाएगा। नाउ एट द सेम टाइम एम्प्लॉय सेज कि सर मेरे को जून का भी सैलरी अभी दे दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे आज के लिए, क्योंकि जून का सैलरी का फ़ायदा हमको नहीं मिला है, वो कब मिलेगा? फ्यूचर में, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? एसेट। बात समझ में आया? यस, वेरी गुड। तो एसेट क्या है? वो जिसका फ़ायदा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, और एक्सपेंस क्या है? जिसका फ़ायदा मेरे को मिल चुका है। इज दिस क्लियर? तो जिसका फ़ायदा मेरे को मिल गया वो एक्सपेंस, जिसका फ़ायदा फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट। अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास मान लीजिए कि एक लैपटॉप है, ठीक है, बताइए लैपटॉप एक एक्सपेंस है कि एक एसेट है? एक्सपेंस, उसका फ़ायदा मिल गया। एसेट, उसका फ़ायदा मिलेगा। एक्सपेंस, जिसका फ़ायदा मिल गया। एसेट, जिसका फ़ायदा मिलेगा। बताइए जल्दी से, लैपटॉप क्या है? आप बोलेंगे लैपटॉप एक एसेट है। क्यों एसेट है लैपटॉप? क्योंकि लैपटॉप का फ़ायदा मेरे को फ्यूचर में भी मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। हमारे पास फर्नीचर है जिस पे हम बैठते हैं, जिस पर हम अपने क्लाइंट्स को बैठाते हैं, जिस पे हम स्टूडेंट्स को बैठाते हैं, तो इन दैट केस वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। क्या उसका फ़ायदा फ्यूचर में मिलेगा? हाँ मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा। अगर किसी उसका फ़ायदा मेरे को मिल चुका है तो वो क्या है? एक्सपेंस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो एसेट और एक्सपेंस में यही डिफरेंस है। जिसका फ़ायदा मेरे को मिलेगा इसी साल मिल जाएगा तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। जिसका फ़ायदा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट। समझ रहे? एसेट। अभी क्या है, आइए अब उस डेफिनेशन को फर्स्ट वाले पैराग्राफ को देखते हैं। अ कॉस्ट रिलेटिंग टू एन ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ऑफ एन क्या बोला? अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म डाला, बोला इसी साल अगर उसका फ़ायदा मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। अकाउंटिंग पीरियड, इन जनरल एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, राइट? एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है इन जनरल। तो अगर हम समझ लीजिए कि 1 साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? उस साल से रिलेटेड जितना खर्च, जितना भी हमारा इनकर होगा, कोई भी अमाउंट, अगर उसका फ़ायदा उसी साल मिल जा रहा है तो क्या है? एसेट। उसका फ़ायदा उस साल नहीं मिलेगा, रादर अगले साल मिलेगा तो क्या है? ओह सॉरी, फिर से हम गड़बड़ बोल दिए। उसका फ़ायदा अगर उसी साल मिल गया तो एक्सपेंस, उसका फ़ायदा अगर अगले साल मिलने वाला है तो एसेट। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड ही बोला, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द पीरियड द बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। उसका जो बेनिफिट है उस पीरियड के आने वाले समय में नहीं जाए, उसी समय में आ जाए। अगर हम मंथ वाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इस मंथ का जो भी आइटम होगा वो एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट अगले में ना मिले एसेट, राइट? समझ में आ रहा है बात? एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। तो एक्सपेंस वो हुआ जिसका फ़ायदा हमको मिल चुका है ना? और एसेट वो हुआ जिसका फ़ायदा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। तो जिस पीरियड में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर हम महीने महीने का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो महीने के हिसाब से सोचिए, अगर हम साल साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो साल के हिसाब से सोचिए। इज़ दिस क्लियर? तो अकाउंटिंग पीरियड में जिसका फ़ायदा मिल चुका है वो एक्सपेंस, जिसका फ़ायदा आगे मिलेगा वो एसेट। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? आइए फिर से देखते हैं एसेट। एसेट क्या है? एसेट आर टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटैंजिबल राइट्स ओन्ड और हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स। आप बोलेंगे आप तो बहुत सिंपल बताए थे, जिसका फ़ायदा फ्यूचर में मिलने का है एसेट, जिसका फ़ायदा मिल चुका है एक्सपेंस। ही क्या बोल गया?
अरे बाबा, एसेट टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड अ टैंजिबल एसेट। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका जो एक राइट है, जो आपका क्या है, एक राइट है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? वो कहलाएगा आपके लिए इनटैंजिबल एसेट विच डज नॉट हैव any physical existence is called intangible asset and which has a physical existence is called tangible asset. अगर हम बोलते हैं कि अपने पास में लैपटॉप है, कैमरा है, फैन है, ये सब क्या है? इन सब का फ़ायदा फ्यूचर में मिलेगा ना, तो ये मेरे लिए एसेट है। अगर लेकिन हम ये बोलते हैं कि मेरे पास एक लाइसेंस है, ठीक है, कैन आई टच दैट लाइसेंस? हाँ, टच किया, बहुत गर्म है, हाथ जल गया, क्या लाइसेंस को टच कर सकता है? नहीं। लाइसेंस इज एन इंटैंजिबल एसेट, इट इज अ राइट। आपके पास एक राइट है कि यू कैन यूज दैट लाइसेंस एंड कैरी ऑन योर एक्टिविटी। इज दिस क्लियर? तो दैट इज एन इंटैंजिबल एसेट। भाई उसका फायदा है क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपका बात करते हैं से विंडोज 10 है ना, विंडोज 10 जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 खरीदने के लिए जाएंगे आप, MS ऑफिस खरीदने के लिए जाएंगे, ये सब खरीदने के लिए जाएंगे, आपका 20-25 हज़ार रुपया लगेगा। आप बोलेंगे पायरेटेड तो मिलता है सर, इतना खर्च क्यों करेंगे? गलत बात, वेरी बैड। ठीक है, अपने हिसाब से सोच करके देखिए, नॉट गुड। खैर चलिए, तो अगर आप विंडोज़ खरीदने के लिए जाएंगे या फिर कोई और आप सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जाएंगे, वो भी तो एसेट ही है, उससे फ़ायदा हमको बहुत समय तक मिलेगा। यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी कैन लाइक यूज़ आवर सिस्टम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इजंट इट? तो इस केस में वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एसेट है एंड दैट इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। हम उस विंडोज़ 10 को देख नहीं पाएंगे, है ना, वो एक इंटैंजिबल एसेट है। तो लाइसेंस हो गया हमारा इंटैंजिबल एसेट। तो चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो, दोनों का दोनों चीज़ अगर उससे फ्यूचर बेनिफिट होने का है, ठीक है, तो वो मेरे लिए एसेट है। देखिए वही लिखा है थोड़ा सा सुंदर सुंदर लैंग्वेज में, ठीक है, कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स, है ना, जिसमें प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में बेनिफिट होने का, है ना, जिसमें चांस है, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी, चांस, है ना, कि भाई जिसमें चांस है फ्यूचर में क्या होगा, आपका कोई ना कोई बेनिफिट्स पहुंचाएगा, मतलब जिसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा फ्यूचर में, तो दैट इज़ योर एसेट। इज़ दिस क्लियर? तो वैसा चीज़ जो कि फ्यूचर में आपको फ़ायदा कराने के लिए केपेबल है, वो आपके लिए एसेट है, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हेल्थ। हेल्थ, यस, है ना। ओन्ड का मतलब तो सबको पता है कि हम उसके मालिक हैं, एंड हेल्ड का मतलब वो मेरे पास है ना, आई हैव द फिजिकल पोजेशन, दैट इज कॉल्ड हेल्ड। अगर मान लीजिए वो मेरे पास है अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, से एक मकान है मेरे पास, है ना, हम किराए पर रह रहे हैं उसमें, लेकिन वो मकान पर हम अगले 10 साल तक किराए पर रह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास एक मकान है एक्सक्यूज़ मी, और उसको हम किराए पर लेकर के रखे हुए हैं, ठीक है, दैट हाउस प्रॉपर्टी इज़ ऑन रेंट। तो अगर हम कोई मकान को किराए पर लेकर के रखे हुए हैं, तो इन दैट केस वो मकान जो हम किराए पर रखे हुए हैं, क्या वो मेरा एसेट है? क्या हम मालिक हैं? नहीं, हम मालिक नहीं हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज़ के मालिक नहीं हैं, तो वो मेरा एसेट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो वो मेरा एसेट नहीं होगा। तो उस केस में मालिक नहीं है, ठीक है, मेरा एसेट नहीं होगा, लेकिन क्या हमको उससे फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है? अगर हम उसको 10 साल के लिए किराए पर लेकर के रखे हैं, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सुने कभी ना? हाँ, 11th-12th में तो सुने थे, जब PL बैलेंस शीट बना रहे थे तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिखता था, जिसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते थे। करेक्ट। अरे बाबा, वो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है स्टिल, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होगा, अगले 10 सालों में बेनिफिट होगा।
एसेट हो गया। मालिक नहीं भी है फिर भी अगर आप रखते हैं जिससे आगे वाले आने अकाउंटिंग पीरियड्स में आपको बेनिफिट होने वाला है, फिर भी वो एसेट है। इज दिस क्लियर? तो एसेट क्या है? जो हम ओन करके रखें जिससे हमको फायदा फ्यूचर में मिले, एसेट है। फिर क्या है? वो जो हम हेल्ड करके रखें, ओन नहीं भी करके रखे हों, हम अपने पास रखे हों लेकिन उससे भी फायदा हमको फ्यूचर में मिले, दैट इज ऑल्सो योर एसेट। किस में? अकाउंट्स में। लाइक रियल लाइफ में उसको क्या समझते हैं? लीव इट, है ना। मतलब आम भाषा में क्या बोले वो हमको मतलब नहीं, हमको अकाउंटिंग के लिए चलना है तो अकाउंटिंग के हिसाब से इवन इफ वी आर नॉट ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्टिल वी कुड बी ट्रीटेड एज एन लाइक that property could be treated as an asset for us, है ना। तो वो प्रॉपर्टी को हम अपना एसेट की तरह कंसिडर करेंगे अगर हमको उस प्रॉपर्टी से फ्यूचर में आने वाले समय में भी फ़ायदा होने वाला है। तो यही है यहाँ पर मतलब हेल्ड का। इवन इफ यू आर नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टिल इफ यू held that property and the benefit could be derived from that property in future also, in that case that is an asset। जैसे समझ लीजिए हो गया क्या हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो भी मेरा एसेट है। गॉट इट? चलिए ये एसेट का कैटेगराइजेशन हम लोग आज नहीं देखेंगे, आज हम लोग एक दो और डेफिनेशन देखेंगे। जैसे हो गया लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी ये क्या है? ऐसे भाई जो हम किसी को कुछ पैसा देने वाले हों, दैट इज़ अ लाइबिलिटी, है ना। तो लाइबिलिटी मतलब अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, है ना। मतलब अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड, है ना, इन कैश और इन काइंड, है ना। समझिए इसको। मतलब अगर समझ लीजिए कि हम आपसे लोन लिए, ये लोन हम आपको वापस करेंगे कि नहीं, तो इन दैट केस मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड ईदर इन कैश और इन काइंड, दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। क्लियर है? पहला बात। दूसरा बात क्या है? अगर समझ लीजिए कि हम आपसे एडवांस लिए, आप मेरे पास आए, रसगुल्ला खरीदना है मेरे को, लेकिन रसगुल्ला आज नहीं चाहिए, मेरे को नेक्स्ट मंथ चाहिए रसगुल्ला। तो हम बोले ठीक है, एक रसगुल्ला का दाम 20 रुपये हमारे यहाँ, आपको 1000 रसगुल्लास चाहिए तो पहले एडवांस में पैसा दे करके जाइए। तो यू पेड 20,000 रुपीज़ टू मी फॉर 1000 रसगुल्लास, है ना। तो आपने ये जो पैसा दिया, इज़ दैट अ लाइबिलिटी फॉर मी? येस। वाई? बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू रसगुल्ला इन फ्यूचर, दैट 1000 रसगुल्लास आर टू बी गिवन टू यू इन फ्यूचर। तो आई हैव एन ऑब्लिगेशन, है ना, and this obligation is required to be settled in future, and in settlement of that obligation I am liable to either pay you cash or pay you rasgullas। rasgullas का भी तो monetary benefit है, that is in kind thing, है ना। तो जिसको सेटल करने के लिए या तो कैश लगे या फिर इन काइंड लगे, वो क्या कहलाएगा? वो आपका लाइबिलिटी कहलाएगा। तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड, है ना। एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसको देना है, हमको सेटल करना है, अदर देन ओनर्स फंड। मालिक का जो पैसा होता है वो लाइबिलिटी नहीं कहलाता। हम लोग पढ़ेंगे एंटिटी कॉन्सेप्ट, मालिक का पैसा तो कैपिटल कहलाता है, लाइबिलिटी किधर कहलाया? पढ़े तो थे सबसे शुरू में, लेकिन फिर भी एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। बाय द वे, लाइबिलिटी वो है जो पैसा हमको देना हो किसी को, इज दिस क्लियर? या इन काइंड में किसी को कुछ सेटल करना हो, लेकिन हाँ, मालिक का पैसा इज नॉट अ लाइबिलिटी। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर एक जगह एंटरप्राइज वर्ड यूज़ करता है। क्या वर्ड? एंटरप्राइज। यहाँ भी देखिए क्या वर्ड यूज़ किया? एंटरप्राइज। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। तो हम लोग क्योंकि अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? हम लोग अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं। तो जब बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एसेट। बिजनेस के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए वो परचेज है, बिजनेस के लिए वो सेल है। मतलब वी आर कंसर्न्ड अबाउट द बिजनेस
एंड एंटरप्राइज मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का हम अकाउंटिंग करते हैं। इज दिस क्लियर? इसीलिए सब जगह यू विल फाइंड दिस टर्म, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न। समझ रहे हैं? तो ये सब टर्म हम लोग के लिए रेलिवेंट है और हम लोग को ध्यान रखना है कि एंटरप्राइज के लिए वो लाइबिलिटी है ना। जैसे समझ लीजिए हम पेड़ा खरीद करके लाए, मान लीजिए हम पेड़ा खरीद करके लाए 2000 रुपये का, तो हम तो पेड़ा खरीद लिए 2000 रुपये का। अब आई एम नॉट लाइबल टू पे फॉर दोज पेड़ास, माई फ्रेंड विल पे। तो हुज लाइबिलिटी इज दिस? इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, ऑल्दो आई हैव टेकन पेड़ास, आई हैव इंजॉयड पेड़ास, बट हमको पेमेंट नहीं करना है। मैं क्यों करूँ पेमेंट? मेरा दोस्त करेगा। अगर मेरा दोस्त इज लाइबल टू पे तो इट्स अ लाइबिलिटी फॉर हिम, नॉट फॉर मी, है ना। इफ आई एम डूइंग अकाउंटिंग फॉर मी, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस मेरे लिए दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी, मेरे दोस्त के लिए लाइबिलिटी है। दैट इज वाई ये इंटरप्राइज टर्म बहुत रेलिवेंट है। जिसके लिए ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसके लिए ही लाइबिलिटी होगा, सबके लिए लाइबिलिटी नहीं है। जिसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसके लिए ये लाइबिलिटी होगा। इज दिस क्लियर? द पर्सन हु इज लाइबल टू सेटल इट, लाइबल टू पे, उसके लिए लाइबिलिटी है। गॉट इट? तो लाइबिलिटी इज बेसिकली अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स इक्विटी, है ना। तो ओनर्स इक्विटी इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, ये जो ओनर्स इक्विटी है ये क्या कहलाता है? कैपिटल। ये लाइबिलिटी नहीं कहलाएगा। और जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है मतलब दूसरों को हमको पैसा देना है मालिक को छोड़ करके, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका लाइबिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखें? अभी हम लोग और बहुत कुछ नहीं देखेंगे, आज इतना ही देखते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखें, चलिए एक बार हम लोग समराइज करते हैं। एक तो हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखें आज, है ना, कि अकाउंटिंग क्या है, क्लियर है। दूसरा हम लोग क्या देखें? कैपिटल का डेफिनेशन देखें। तीसरा परचेजेस देखें, फिर सेल्स देखें, इसके अलावा एक्सपेंस देखें, रेवेन्यू देखें, एसेट्स देखें, लाइबिलिटी देखें। इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ है। इज दिस क्लियर? तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं, हम लोग इतने ही करते हैं आज। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास कल तो संडे है ना, कल नहीं मिलेंगे हम लोग, परसों मिलेंगे मंडे को। इज दिस क्लियर? तो चलिए फिर आप अच्छे से इन सब डेफिनेशन को याद कीजिए। अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप एडॉप्ट करने का कोशिश कीजिए, उसको विजुलाइज करने का कोशिश कीजिए, सोच करके अकाउंटिंग कीजिए, है ना। अगले क्लास में इन सब डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद में हम अकाउंट्स का एक बहुत सुंदर चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना। उस चीज़ को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स में विजुलाइजेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक ट्रांजेक्शन्स के बारे में नॉलेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो अगले क्लास में और मज़ा आएगा हम लोगों को। तो अच्छे से पढ़ना है, आप इन सारे के सारे चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज़ दिस क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।